क्लासेस। मैं हूं दबिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपने प्रोराटा के कंसेप्ट को समझने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा क्लास 12th में हमें परेशान करता है, डिफिकल्ट लगता है गाइस, उसे आज हम समझेंगे। तो मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो गाइस और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर द न्यू वीडियोज़। और आपके जो भी डाउट हैं आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं गाइस हम अपना प्रोराटा जो है क्या। देखो, इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। तो जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इसकी कहानी को पढ़ रखा है, इसकी कहानी को समझ रखा है, उनको ये कंसेप्ट इजी लगने लग जाता है। तो आप भी इसको समझिए, इसको आसान बनाइए। तो सबसे पहले क्या होता है गाइस, देखो शेयर जब कंपनी इशू करती है, आती है मार्केट में और शेयर इशू करती है, क्यों करती है? क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होती है, राइट। और वो पैसा वो कहाँ से लेते हैं? पब्लिक से इकट्ठा करते हैं। अब पब्लिक इकट्ठा पैसा तो नहीं देगी, इसलिए वो जब भी आते हैं तो जो भी शेयर इशू करते हैं उसका मिनिमम प्राइस रखते हैं। 10 रुपये का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, डिपेंड, ठीक है। तो 10 रुपये का अगर शेयर के साथ कंपनी आती है और कहती है कि भाई आप एक शेयर खरीदोगे 10 रुपये दे देना, 100 शेयर खरीदोगे तो 100 × 10 रुपये दे देना, तो यानी कि आप बहुत कम अमाउंट में भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कंपनी को अगर स्टार्टिंग में नीड है, सपोज करो 10 लाख रुपए की, ठीक है, और वो 10 रुपये का एक शेयर के हिसाब से यानी कि 1 लाख शेयर्स मार्केट में लेके आती है, ठीक है। कंसेप्ट समझना गाइस, 1 लाख शेयर वो मार्केट में लेके आती है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो कंपनी के शेयर्स लोग अब खरीदने लगेंगे। जब वो लोग शेयर खरीदने लगते हैं तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन, कि वो अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम स्कूल में अप्लाई करते हैं ना जब फॉर्म्स निकलते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मतलब इंटरेस्टेड है कि कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ये शेयर्स खरीदने लगते हैं। अब जब वो शेयर खरीदने लगते हैं तो कंपनी, जब शेयर्स का सारा ये काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि लोग अप्लाई कर देते हैं, तो कंपनी 3 सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन फेस करती है। पहली, उनके जो भी शेयर हैं वो फुली सब्सक्राइब्ड हो जाएं। फुली सब्सक्राइब का मतलब है 1 लाख शेयर कंपनी लेके आई थी, 1 लाख लोगों, 1 लाख शेयर्स ही बिक गए, ना एक ज़्यादा शेयर बिका ना एक कम बिका, ठीक है। तो हमें अपना पूरा क्वेश्चन 1 लाख शेयर्स के हिसाब से करना होता है, जो कि मैंने ऑफकोर्स बेसिक जनरल एंट्री में सिखाया है कि कौन सी एंट्रीज पास होती है। उसके बाद है, एक है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है गाइस कि भाई 1 लाख शेयर्स नहीं बिके, 90,000 बिके, 95,000 शेयर्स बिके, तो उस हिसाब से कंपनी के पास 9,50,000 आ सकते हैं, 9 लाख आ सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर सेबी की गाइडलाइंस है कि भाई 90% से अगर आपके कम शेयर अप्लाई होते हैं दोबारा से प्रोसीजर करो, यानी कि पब्लिक का आप पे विश्वास नहीं है। सो मिनिमम 90% तो अप्लाई होनी चाहिए या इससे ज़्यादा, तभी आप आगे फर्दर पब्लिक से पैसा अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का ले सकते हो। तो आप पूरा क्वेश्चन, जितने शेयर आपके सब्सक्राइब होते हैं, अगर 1 लाख की जगह 95,000 शेयर सब्सक्राइब हुए तो आपको पूरा क्वेश्चन 95,000 से करना है। तो यानी कि कोई भी मतलब उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होती है। एप्लीकेशन जैसे नॉर्मल करी जाती है वैसी होगी, अलॉटमेंट भी वैसी, फर्स्ट कॉल भी, फाइनल कॉल भी। अब बात आती है जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि 1 लाख शेयर इशू करे थे बट लोगों ने 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, जो कि आम देखा जाता है कि जब किसी स्कूल में एडमिशन होने होते हैं या आप कॉलेज में देखो एडमिशन होने होते हैं, तो अगर सीट्स 90 है, 100 है, तो लाखों बच्चा अप्लाई करता है ना। उसी तरीके से स्कूल में भी जब फर्स्ट क्लास के एडमिशन होते हैं तो सीट्स हमें पता है 50-60 है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी छांटती है, कंपनी रिजेक्ट कर देती है। तो इधर भी वही चीज़ें कंपनी के सामने आती है। कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में गाइस उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज रिजेक्ट, यानी कि 1,60,000 शेयर्स, हमारी मैक्सिमम लिमिट 1 लाख है, हमने जितनी इशू करे हमारी लिमिट उतनी है। कंपनी 60,000 शेयर्स का पैसा वापस कर देगी, क्या कि नहीं चाहिए, ठीक है। अब 1 लाख शेयर्स का पैसा यानी कि 10 लाख रुपए, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख रुपए रखेगी और अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो रिजेक्शन एक ऑप्शन होता है। सो रिजेक्शन में हम बैंक के थ्रू पैसा रिजेक्ट कर देते हैं। सेकेंड, हमारे पास जो कंडीशन आती है, जो कंडीशन कह रही हूँ सॉरी, ऑप्शन आता है, दैट इज प्रोराटा। प्रोराटा क्या होता है गाइज, इसमें कंपनी
जिन्होंने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया उन्हें 5 बोलेगी, और जिन्होंने 20 के लिए अप्लाई किया उनको 10 देगी। तो उससे क्या होगा कि जिन्हों का, अगर जैसे सपोज करो मैं एक शेयर होल्डर हूँ और मैंने 100 शेयर अप्लाई करे थे और कंपनी ने मुझे सिर्फ 60 शेयर्स दिए, तो यानी कि मेरे 40 शेयर्स का पैसे का क्या होगा? मैंने तो पूरे 100 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपये इंटू 100 1000 रुपये दिए थे। कंपनी कहती है हम आपको सिर्फ 60 शेयर अलॉट करेंगे, तो इट मीन्स मैंने 40 शेयर्स का पैसे का क्या होगा? तो 40 शेयर्स का पैसा कंपनी कहती कोई नहीं डूब रहा, मत परेशान हो, हम उस शेयर्स जो भी अपने 40 शेयर्स पर 10 रुपये के हिसाब से 400 रुपये दिए हैं, कंपनी कहती है कि ये पैसा हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के समय। सो अगर अलॉटमेंट में मेरे को अलॉटमेंट जब होगी और अगर मेरे 60 शेयर के हिसाब से मुझे 600 रुपये देने हैं, तो कंपनी कहेगी 400 ऑलरेडी आपके पहले के पड़े हैं, अब आप सिर्फ 200 दो। तो इसे कहते हैं प्रो राटा। प्रो राटा क्या होता है? जब आप किसी को उससे कम शेयर्स देते हो और उसका जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपने रिसीव किया था वो आप आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हो, तो उसे प्रो राटा कहा जाता है। अब इसमें भी गाइस कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अलॉटमेंट तक पैसा एडजस्ट करती है, कई बार कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक एडजस्ट करती है। तो हमें वहाँ पे ऑफकोर्स अपना एक ये जो हमारा दिमाग है इसको बस थोड़ा सा यूज़ करना है कि भाई हम कैलकुलेशन में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तभी हमने कॉमर्स लिया है ना। तो हमें बस अपना दिमाग यूज़ करना है कि भाई इस बंदे ने एक्स्ट्रा पैसा कितना दे रखा है और वो उसमें हम तेज है, तो वही कैलकुलेशन करनी है कि इस बंदे ने अगर इतने शेयर्स अप्लाई करे थे, इट मीन्स इसने इतना पैसा दिया था, अलॉटमेंट इसकी इतने की ड्यू हुई, इतना आ रखा है, एडजस्ट कर लिया। अभी अगर फालतू पैसा उसका बहुत रखा है तो आप फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर सकते हो, अगर नहीं रखा तो नहीं करेंगे। तो वो हमें क्वेश्चन बताता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बताती है कि भाई आपका पैसा अलॉटमेंट तक एडजस्ट किया जाएगा या अलॉटमेंट के बाद भी कर सकते हैं या नहीं, या अलॉटमेंट तक करके अगर एक्स्ट्रा बच रहा है तो वो रिजेक्ट करना है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। सो वहाँ पे लिखा होता है क्लियरली। थर्ड ऑप्शन आता है गाइस जो कंपनी के पास, दैट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी कि रिजेक्ट प्लस प्रो राटा का कॉम्बिनेशन। इधर कंपनी क्या करती है, जैसे 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ तो कंपनी जैसे 20,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि 20,000 शेयर्स का पैसा सीधा वापस कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। बाकी अब 1 लाख में से 1,60,000 में से अगर 20,000 का पैसा रिजेक्ट कर दिया तो बचे 1,40,000 शेयर्स, इन पर प्रो राटा करेगी। इनके 40,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करा जाएगा। तो ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन जिसमें कंपनी रिजेक्ट और प्रो राटा दोनों को यूज़ करती है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब यहाँ पे ना गाइज जो मेन हमें पंगा पड़ता है हम लोगों का, वो क्या पड़ता है? वो ये पंगा पड़ता है, देखो ज़रा समझते हैं इस चीज़ को। जो मेन पंगा पड़ता है वो ये पड़ता है कि कोई ना कोई एक शेयर होल्डर क्या करता है, आखिर अलॉटमेंट के समय पर भांजी मार जाता है, भांजी बोलते हैं ना, मतलब मुकर जाता है कि मैं अलॉटमेंट नहीं दे रहा। अब उसकी वजह से हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब जो भी शेयर होल्डर है, मेरे कई स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम ये क्यों नहीं पैसे देते और हमारी कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं। तो वही चीज़ है कि कोई ना कोई एक शेयर होल्डर होगा जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा और आपके क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा सारी कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन है क्या? देखो, सबसे पहले सपोज करते हैं हम लोग कि भाई 1,60,000 शेयर्स अप्लाई हो गए, ठीक है, जिसमें से 20,000 शेयर्स कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए। इट मीन्स प्रो राटा जो हुआ 1,40,000 शेयर्स पर हुआ। गाइज ये क्वेश्चन ऐसे ही मैं बना रही हूँ तो इसको एक बार समझना, ठीक है। अब इस केस में हम लोग अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या एंट्रीज होनी चाहिए, क्या होगा अगर कोई एक शेयर होल्डर पैसा नहीं देता? तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है। देखो, सबसे पहले जब पैसा आया होगा कंपनी के पास तो कंपनी ने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा तो पूरा 1,60,000 शेयर्स के हिसाब से आया है, ठीक है। अगर हम 10 रुपये का शेयर 325 मान लें, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट और 5 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 3 × 16 4,80,000 रुपये हमारे पास आया था। जबकि आना कितना चाहिए गाइस? 1 लाख शेयर्स के हिसाब से 3 लाख रुपए आना चाहिए। 1 लाख इंटू 3 3 लाख, 1,80,000 ज़्यादा आ गया है। अब कंपनी क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से शेयर कैपिटल में पैसा डालेगी, ठीक है। अब वो कैपिटल में कितना डाल सकती है? जितने उसने शेयर इशू करे हैं। शेयर्स तो उसने 1 लाख इशू करे थे, 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए उसने डाल दिए, लेकिन रिसीव कितने हुए थे? 4,80,000।
अब कंपनी ने जो रिजेक्ट किया वो बैंक से वापस हो जाएगा। तो 20,000 शेयर्स का रिजेक्शन, 60,000 रुपये हमने रिजेक्ट कर दिए, वापस कर दिए उनके पैसे। बाकी हमने कहाँ यूज़ करे, डाल दिए कि भाई तुम्हारा एडवांस आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 40,000 शेयर्स पर एडवांस है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट के समय पर 1,20,000 रुपये हमारे पास पहले से आ रखा है। तो अगर इसमें मैं आती हूँ, मेरी कैटेगरी के शेयर होल्डर हैं और उसने एक्स्ट्रा शेयर अप्लाई करे थे, तो उनसे वो बोलेंगे कि भाई मत दो इतना पैसा, बाकी बचा हुआ दे दो। अब यहाँ तक आपको समझ आया? ठीक है, ये एंट्री होगी। अब बात आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट ड्यू करनी सबको आती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ड्यू पूरे अमाउंट से होगी। ठीक है, तो 1,00,000 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए की हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब बात गाइस क्या आती है कि यहाँ पर जब रिसीव करने का समय होता है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करने का जब समय आया, तो 2 लाख में से 1,20,000 रुपये जो कि अभी हमने एंट्री करी थी, पहले क्या रखे थे, यानी कि 80,000 रुपये आने चाहिए थे। अगर सिंपल केस होता तो हम यहाँ पर 80,000 लिख देते, लेकिन अब यहाँ पे कोई ना कोई एक शेयर होल्डर होगा जो भाजी मार जाएगा और जो पैसे नहीं देगा, तो उसकी कैलकुलेशन हमें सीखनी होती है। वही मेन मुद्दा है जो हमें सीखना है। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग ऐसी मान लें अगर कि एक शेयर होल्डर है ए, जिसने अप्लाई किया था 1400 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो यानी कि आपको अप्लाइड या अलॉटेड में से कुछ एक चीज़ गिवन होगी और आपको दूसरी निकालनी होगी। भाई अगर मुझे ये निकालना है कि इसने कितना पैसा दिया था या इसका कितना एडजस्ट करना है हमने, तो मुझे अप्लाइड यानी कि उस बंदे ने कितने अप्लाई करे और कंपनी ने उसे कितने अलॉट करे, दोनों पता होने चाहिए। दोनों में से हमें एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन होती है और दूसरी हमें निकालनी होती है। और फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर अगर उसके अप्लाइड शेयर गिवन है और आपको निकालना है उसके अलॉटेड, तो फॉर्मूला होता है टोटल अलॉटेड अपॉन में टोटल अप्लाइड इनटू अप्लाइड बाय ए। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन में कि क्या गिवन है, ठीक है, और क्या निकालना है, जो चीज़ निकालनी है ना वो टोटल ऊपर आ जाएगा। अगर यहाँ पे मुझे अप्लाइड गिवन है, इट मीन्स मुझे अलॉटेड निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला बन गया टोटल अलॉटेड अपॉन में अप्लाइड। अगर मुझे यहाँ पे अलॉटेड गिवन होते और मुझे निकालना होता है अप्लाइड, तो मैं यहाँ लिखती टोटल अप्लाइड अपॉन में टोटल अलॉटेड। जो चीज़ आपको निकालनी है वो आप ऊपर रखोगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम किन शेयर्स को कंसिडर करेंगे, जिन पर एक्चुअल में प्रोराटा हुआ है, क्योंकि 20,000 तो रिजेक्ट कर दिए, इन पर प्रोराटा नहीं हुआ है। 1,40,000 शेयर्स, तो 1,40,000 अलॉटेड हमें हमारे कितने 1 लाख हैं, अप्लाइड 1,40,000 हैं और इस बंदे ने 1400 शेयर्स अप्लाई करे थे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें गाइस, तो यानी कि इसको कंपनी ने दिए 1000 शेयर। अब है मेन इसकी वर्किंग, इसके बारे में सोचना। अब इसके बारे में हमें क्या सोचना है, बहुत सिंपल सी बातें सोचनी है भाई कि इसने कितना पैसा दिया, कितना हमने एडजस्ट किया। हमारे पास 80,000 आने चाहिए थे। अब बात क्या हुई है कि इसने 1400 शेयर्स अप्लाई करे, 3 रुपये की एप्लीकेशन थी, 4200 रुपये हमारे पास इसके थे। ठीक है, इसने स्टार्टिंग में 4200 रुपये दिए। लेस करेंगे एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, 1000 शेयर्स के हिसाब से 3,000 रुपये हमने इसके एडजस्ट कर लिए, बचे 1200। हमने इसको बोला अलॉटमेंट में तेरे को 1200 रुपये कम देने हैं, तो अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगी, अलॉटमेंट इसकी ड्यू हुई 1000 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से 2000, लेस इसकी एक्सेस मनी एडजस्टेड 1200, तो यानी कि 800 रुपये इसे देने चाहिए थे जो इसने नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा है, ये 80,000 में से इस बंदे के 800 नहीं आए हैं, तो यानी कि 79,200 आए हैं। तो जो मेन चीज़ रहती है वो ये रहती है कि एक कोई ना कोई बंदा होता है जो पैसे नहीं देता, तो हमें ये प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि इसके अप्लाइड शेयर कितने थे, अलॉटेड कितने थे, सो दैट कि हम इसकी एक्सेस मनी निकालें। तो एक्सेस मनी निकल गई। उसके बाद हमने इसकी अलॉटमेंट देखी कि अलॉटमेंट कितने की है भाई तेरी, उसने बोला 2000 रुपये, 1000 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपये यानी कि 2000 देने थे, लेकिन उसमें से 1200 तो मेरे पहले के पड़े हैं, तो कंपनी बोलेगी 800 दे दे, उसने 800 नहीं दिए, तो हम 800 लेस करके दिखाते हैं अलॉटमेंट में। तो ये पूरा केस रहता है
कब? जब कंपनी प्रोराटा करती है और कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता। आई होप गाइज आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ा कंसेप्ट तो समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से इस वीडियो के थ्रू ज़रूर कमेंट के थ्रू बताना कि आपको क्या चीज़ें हैं जो प्रोराटा में समझ नहीं आ रही हैं। थैंक यू।